आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात होगी। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला वह काम करने का जोखिम उठाती है जो हजारों साल के भारतीय संस्कृति, परंपरा व इतिहास में प्रतिबंधित माना गया था। अछूत बच्चों और लड़कियों को शिक्षा देना। जब वह शिक्षा देने का वह काम शुरू करती है तो उसे समाज ही नहीं, परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। स्कूल जाते समय उसके ऊपर मैला, कचरा, पत्थर और गालियों की बौछार की जाती है। वह 2 साड़ियां लेकर घर से निकलती और स्कूल जाकर गंदी साड़ी को उतार कर साफ सुथरी साड़ी पहनकर क्रांति ज्योति शिक्षा की जलाने का काम करती। विधवा महिलाओं के बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह व शिशु संगोपन गृह के जरिए महिलाओं के आत्मसम्मान व वजूद के साथ खड़ी होती है। वह वंचित शोषित तबके और खासकर महिलाओं के आत्मसम्मान के बढ़ाने के काम में घर घर जाकर लोगों को समझाती है। अपनी कविताओं के जरिए महिलाओं को जागरूक करती है, वंचितों, शोषितों, दलित, पिछड़ों को जागरूक करती है। और वह महिला एक ऐसा जीता जागता चार्टर बनती है कि वह तय करती है कि अब नए भारत में महिलाएं न वैसी दिखेंगी, न वैसी जीवन जिएंगी जैसा हजारों साल से जीती और दिखते चली आ रही होती। प्लेग की बीमार लोगों का इलाज करते हुए खुद प्लेग का शिकार होकर के इस दुनिया से रुखसत कर जाती है। मगर नए भारत का इतिहास लिखने वालों ने ज्यादती की और उस महिला के कविताओं, संघर्षों व वजूद को उस शिद्दत से दर्ज नहीं किया जिसकी वह हकदार थी। आज सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले पर। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गयों के दुखों को दूर करो। तुम्हारे पास सीखने का मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो। ब्राह्मणों के ग्रंथों को जल्द से जल्द फेंक दो। ये पंक्तियां हैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की। यूं तो सावित्रीबाई फूले को इतिहास व वर्तमान में कम याद किया जाता है, मगर जितना याद भी किया जाता है उनमें सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की दी जाती है कि उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया। और शिक्षा किनके लिए? अछूत बच्चों और लड़कियों के लिए। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने थोड़े से जीवन काल में एक जुनून, एक विचार व दर्शन के जरिए समाज को बदलने का क्रांतिकारी पैगाम देने वाला जीवन, जिस पर आपको मुकम्मल रूप से एक पुस्तक भी नहीं मिलेगी। तमाम परिवार सुधारकों के ऊपर लाइब्रेरी में दर्जनों किताबें मिल जाएंगी, मगर डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा में कहें तो असल समाज सुधारक ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उस्मान शेख जैसे लोगों पर आपको मुकम्मल ढंग से 2-4 किताबें भी मिलना मुश्किल होंगी। ऐसा क्यों हुआ? वो किताबें जो मिल रही हैं वह भी उन लोगों ने लिखा जिन्होंने इस बात की अहमियत समझी कि इस देश के वंचितों, शोषितों को अपना इतिहास जानना कितना जरूरी है। सामाजिक न्याय की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फूले के जीवन में शिक्षा और शिक्षा के साथ किए गए तमाम क्रांतिकारी कामों पर, इतिहास लेखन पर और बनते हुए नए भारत में इन नायकों को कितनी जगह दी गई जितना कि उनको हक था या कुछ आड़े आ रहा था जिससे उनको पर्याप्त जगह व तवज्जो नहीं दी गई। महाराष्ट्र के सतारा में नया गांव के लक्ष्मीबाई और खंडोजी नेवसे के घर 3 जनवरी 1831 को जन्म हुआ सावित्रीबाई फूले का। बचपन बेहद सादगी में बीता और मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ कर दिया गया।
सावित्रीबाई बचपन से ही पढ़ने लिखने की शौकीन रहीं। उन्होंने उसी दौरान प्रसिद्ध गुलामी प्रथा के खिलाफ काम करने वाले ब्रिटिश लेखक थॉमस क्लार्कसन की जीवनी को पढ़ा, जिनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस किताब से उन्होंने अमेरिका में बसे अफ्रीकी गुलामों के जीवन और संघर्षों की जानकारी जुटाई, जिसे उन्होंने भारत के वंचितों, शोषितों, शूद्रों, अतिशूद्रों व महिलाओं के संदर्भ में जोड़ करके अपनी एक समझ विकसित किया। वह गंजी पेट से भीड़ेवाड़ा तक ब्राह्मणवादी सनातन पुरुषों के हर अन्याय की डंके की चोट पर मुकाबला करती हुई लड़कियों व शूद्र बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। वह सफर आजाद भारत की बुनियाद का एक आगाज था। वह जो कुछ भी सावित्रीबाई ने सहा, वह इसलिए कि महिलाओं के आत्मसम्मान, स्त्री श्रम, स्त्री अस्मिता के साथ शूद्र और अतिशूद्र के बीच जाकर के शिक्षा व आत्मसम्मान के जरिए एक नया भारत बनाने की कोशिश की जाए। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिल करके वर्ष 1848 में मात्र 9 छात्रों को लेकर एक पाठशाला खोली, जो 1 जनवरी 1848 से भिड़ेवाड़ी में लड़कियों के स्कूल के रूप में अपना काम शुरू करती है। और मात्र 4 साल के भीतर ही 15 मार्च 1852 तक पूरे पुणे शहर और उसके आसपास 18 स्कूल खोले, जहां सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। एक ऐसा समाज जो ठहर सा गया था, जो वंचितों, शोषितों, महिलाओं, शूद्रों, अतिशूद्रों के बच्चों को शिक्षा देने का बुनियादी काम तक करना परंपरा व संस्कृति विरोधी मानता था, वैसे समाज के बीच समाज से लेकर परिवार तक के उलाहना, तानों, गालियों और हमलों के झेलते हुए सावित्रीबाई फूले की अगुवाई में महात्मा ज्योतिबा फूले के ख्वाब मिल करके पुणे इलाके को एजुकेशन हब के रूप में तब्दील कर देते हैं। सावित्रीबाई फूले के जरिए किया गया यह काम इतिहास में मील का पत्थर है। शिक्षा को लेकर के सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उन्होंने बेहद अहम ढंग से एक नए आधुनिक दृष्टिकोण से भारत का ख्वाब देखा। सावित्रीबाई फूले अपनी कविता में लिखती हैं कि स्वाभिमान से जीने हेतु बेटियों खूब पढ़ो, खूब लिखो, पाठशाला रोज जाकर नित अपना ज्ञान बढ़ाओ। हर इंसान का सच्चा आभूषण शिक्षा है। हर स्त्री को शिक्षा का गहना पहनना है। पाठशाला जाओ और ज्ञान लो। आज जेंडर जस्टिस में हम इस बात की अहमियत को समझते हैं कि महिलाओं के साथ इस पितृसत्तात्मक समाज में लंबे अरसे से गैर बराबरी की गई। महिलाओं को सत्ता, संसाधन व हिस्सेदारी में मौका देने की बजाय महिलाओं को सायास कब्जे में रखा गया। मनुस्मृति का जिक्र मिलता है, जहां यह कहा जाता है कि महिला को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। ऐसे वक्त में सवाल यह उठता है कि सावित्रीबाई फूले ने स्त्री अस्मिता, स्त्री वजूद और स्त्री सवालों पर किस नजरिए से काम किया, इसको कम अहमियत मिली। सावित्रीबाई फूले अपनी कविता इंसान कौन है और कौन नहीं है में इस बात का जिक्र करती हैं कि ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, पढ़ने लिखने की इच्छा शक्ति नहीं, बुद्धि होकर उस पर चले नहीं, ऐसे व्यक्ति को कैसे इंसान कहें। अपने घर की 4 दीवारियों पर सावित्रीबाई फूले की कविताओं की इन चंद पंक्तियों को अगर आप लिखते हैं तो आपके घर के बच्चे और लड़कियां कभी भी किसी भी किस्म के गैर बराबरी के जाल में नहीं फंसेंगी और उनके भीतर एक आत्मसम्मान आएगा। सामाजिक न्याय की वैचारिकी का पूरा दर्शन मानवीय गरिमा के साथ आत्मसम्मान व अपने हक हुकूक के संघर्ष का दर्शन है। इसलिए सावित्रीबाई फूले को उस विराट दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। केवल शिक्षा तक नहीं, शिक्षा तो प्राथमिक है, मगर सावित्रीबाई फूले ने उसके साथ साथ क्या कहा, कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सब के खिलाफ उन्होंने लगातार काम किया और भारत के युवाओं को, लड़कियों को
तर्क व विज्ञान परक चेतना का विकास करने की कोशिश की। वो लिखती हैं अपनी कविता मन्नत में कि पत्थर को सिंदूर लगाकर जिसे बना दिया देवता, असल में वह पत्थर ही तो था। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और शिशु संगोपन गृह वह काम है जिस पर सावित्रीबाई फूले के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा हुआ है और जिस पर बात बहुत कम होती है। फूले दंपति ने 28 जनवरी 1853 में अपने पड़ोसी मित्र व आंदोलन के साथी उस्मान शेख के घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की और इस काम की पूरी जिम्मेदारी सावित्रीबाई फूले ने निभाया। शिशु संगोपन गृह के जरिए उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए कि अगर आप किसी बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनाम रह करके उस बच्चे को शिशु संगोपन गृह में दे जाइए, हम उसकी परवरिश करेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह व शिशु संगोपन गृह का सबसे ज्यादा लाभ उस दौर की विधवा महिलाओं को मिला, क्योंकि विधवा हुई महिलाएं बाल विवाह के चलते बड़ी तादाद में और कम उम्र की हुआ करती थीं, जो सबसे ज्यादा उस समय के सामंती पितृसत्तात्मक अमानवीय समाज के त्रासदी और वंचना का शिकार होती हैं। उन पर सबसे ज्यादा अन्याय किया गया और ऐसी महिलाएं जब बलात्कार का शिकार होकर गर्भवती हुआ करती थीं तो वो अपने गर्भ को मार दिया करती थी। सावित्रीबाई फूले घर घर गांव गांव जाकर पर्चा चिपकाया करती थीं कि ऐसी महिलाएं हमारे यहां संपर्क करें, हम उनकी देखरेख करेंगे, हम उनके बच्चों की परवरिश करेंगे। और उनमें सबसे ज्यादा तादाद ब्राह्मण महिलाओं की हुआ करती थी और इस बात के प्रमाण हैं कि उन ब्राह्मण व सवर्ण महिलाओं की सबसे ज्यादा देखभाल सावित्रीबाई फूले के दो संस्थाओं बाल हत्या प्रतिबंधक गृह व शिशु संगोपन गृह के जरिए किया गया। उन्हीं में से एक विधवा महिला की संतान यशवंत को फूले दंपति ने अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया था। तो आप देखिए कि किस तरह की जीवन दृष्टि व विचार दृष्टि सावित्रीबाई फूले उस दौर में रखती थीं, जिस दौर में इन सभी तरह के वंचित शोषित तबके को मनुष्य होने की गरिमा भी नहीं मिली थी। महिला सेवा मंडल, इसका जिक्र करना सावित्रीबाई फूले के संदर्भ में बेहद अहम है। 1892 में उन्होंने पुणे में विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए देश का पहला महिला संगठन बनाया था, जिसका नाम दिया था महिला सेवा मंडल। यह संगठन उन सभी तरह की वंचित शोषित महिलाओं के पक्ष में काम किया जाता था जिनको अमूमन समाज में तिरस्कृत किया गया, अपनी कर्मकांडी अंधविश्वासी संस्कृति व परंपरा के नाम पर, कि उन महिलाओं को पर्याप्त जगह नहीं मिला करती थी। सावित्रीबाई फूले हर 15 दिन में उन महिलाओं के साथ बैठक करती, उनके समस्याओं को सुनती और उनका निदान करती, उनको आत्मविश्वास व जीवन के प्रति राग पैदा करके उस महिला अस्मिता को सावित्रीबाई फूले मजबूत करके असल में इस देश की बुनियाद रच रही थी। श्रम की बात करते हुए वह रैदास व कबीर के करीब तक जाते जाते महिला श्रम को अलग से रेखांकित करती हैं। सावित्रीबाई फूले अपनी कविता में लिखती हैं, जो करे न जरा श्रम ज्योतिष पर करे भरोसा, दिन रात फिरे नरक व स्वर्ग के चक्कर में, वैसा तो निठल्ला पशु भी न कोई, उसे भला कहे इंसान कोई कैसे। कविताओं में श्रम के मूल्य को रेखांकित करने के साथ जो सबसे अहम बात है सावित्रीबाई फूले के यहाँ, कि वो महिला श्रम को पुरुष श्रम से अलहदा एक अलग पहचान के रूप में स्थापित करती हैं। वो लिखती हैं कि पौ फटने से गोधूली तक महिला करती श्रम, पुरुष उसकी मेहनत पर जीता है मुफ्त खोर, पक्षी और जानवर भी मिलकर काम करते हैं, क्या इन निकम्मों को मनुष्य कहा जाए। कल्पना कीजिएगा कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी में महिलाओं के सवाल को कितनी तवज्जो दी गई, जबकि आज हम इस समय 21वीं सदी में बैठ करके भी देखते हैं कि हम घोर महिला विरोधी समाज अभी भी बने हुए हैं। घर के बाहर के छोटे से छोटे काम को भी सर आंखों पर बिठा करके श्रम और उसके मूल्य का अलग मूल्यांकन करने वाला समाज कभी भी महिलाओं के श्रम को वह जगह नहीं दे पाया जिसकी वह हकदार थी। यह सामाजिक सांस्कृतिक विडंबना और त्रासदी है।
और जब जेंडर जस्टिस में महिलाओं ने दुनिया भर में अपना झंडा बुलंद किया, अपनी आवाज बुलंद की और उन्होंने कहा कि हमारी अस्मिता और वजूद के साथ हमारे श्रम का हमें मूल्य लेना होगा, छीनना होगा, और उस श्रम के मूल्य को रेखांकित कर रही हैं सावित्रीबाई फूले। अगर आप सामाजिक न्याय की वैचारिकी को शिद्दत से मानते हैं तो आप जेंडर जस्टिस को मानते हैं। अगर आप फूले अंबेडकर पेरियार की बात करते हो और अपने घर की लड़की को शिक्षा नहीं देते हैं, आप अपने घर की महिलाओं के श्रम का सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान करना तो छोड़िए, उनके दम पर आपका पूरा वजूद टिका होता है, तो पुरुषों को थोड़ा मनुष्य होने की जरूरत है। और एक बराबरी का समाज तब बनेगा जब हम हर किसी के हक हुकूक और उसके हिस्से का न्याय दें और उसके लिए लड़ाई लड़ें। महिलाओं को पुरुष कुछ न्याय व हक देने वाला नहीं है, पुरुषों के पास यह हक ही नहीं है कि वो महिला को कुछ दे। सवाल इस बात का है कि पुरुषों ने सामंती पितृसत्तात्मक सोच के जरिए महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की और उसे समाज व संस्कृति व धर्म के नाम पर महिमामंडित किया। सावित्रीबाई फूले उस पूरे आडंबर, अन्याय व शोषण को ध्वस्त करते हुए महिलाओं के जीवन और वजूद के लिए एक नया चार्टर लिख रही होती हैं। जब वो शिक्षा की बात करती हैं, जब वो महिलाओं के आर्थिक उत्थान की बात करती हैं, जब वो महिलाओं के आत्मसम्मान व वजूद के न्याय की बात करती हैं। ज्योतिबा फूले की मौत के बाद सावित्रीबाई फूले ने उनके चिता को खुद आग लगाई। कल्पना करके देखिए कि आज से तकरीबन 150 साल पहले यह काम हो रहा है जिसे कभी क्रांतिकारी समझा नहीं गया। इस देश के मॉडर्न लिटरेचर और हिस्ट्री लिखने वाले लोगों ने क्यों इन लोगों को वो तवज्जो नहीं दी और राष्ट्र नायक के रूप में क्यों परिभाषित नहीं किया? यह सवाल मेरा आपसे है। अगर उन्होंने गलती की तो आप गलती क्यों कर रहे हैं? अपना इतिहास, अपने वैचारिक पुरखों का इतिहास खुद निकाल करके पढ़िए। और एक किताब ये आपको मिलेगी, सावित्रीबाई फूले रचना समग्र, जिसका संपादन रजनी तिलक जी ने किया है, और इसमें सावित्रीबाई फूले की मराठी में लिखी हुई कविताओं का अनुवाद मिलेगा, उनके पत्र मिलेंगे, उनके भाषणों का संकलन मिलेगा और एक बुनियादी परिचय हिंदी में तक कम से कम आपको इस किताब से मिल जाएगा। हर घर में आपको सावित्रीबाई फूले की पुस्तिका जरूर रखनी चाहिए। मार्जिनलाइज प्रकाशन से यह किताब आई है 2017 में, और इस किताब का यह विवरण आपके सामने है जिसके आधार पर आप किताब को घर बैठे मंगा सकते हैं। 1890 में ज्योतिबा फूले की मृत्यु के बाद 1893 में सत्यशोधक समाज की बागडोर सावित्रीबाई फूले को सौंपी गई और सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 4 सालों तक सत्यशोधक समाज का प्रबंधन और कार्यभार बेहद कुशलता से देखा। कल्पना करिए कि उस दौर में एक महिला किस तरह से अपने पूरी शख्सियत और मुकम्मल पहचान के साथ, विचार व दर्शन के साथ पूरे समाज को बदलने का एक क्रांतिकारी काम करती है। कहां माता सरस्वती ज्ञान की देवी और कहां सावित्रीबाई फूले संघर्षों, वजूद व आत्मसम्मान की देवी है। देवी बनाने की जरूरत नहीं है सावित्रीबाई फूले को, मगर इस देश में एक महिला सरस्वती जैसे मिथक को ज्ञान की देवी व माता बना करके पूजने वालों ने हमेशा ज्ञान का अपमान किया। उन ज्ञान के संस्थानों का जिसमें शूद्रों, अतिशूद्रों के बच्चों और लड़कियों को ज्ञान मुहैया ही नहीं था, और आज आप सरस्वती पूजा करते हैं। एक तो पूजने का कल्चर सामाजिक न्याय की वैचारिकी में नहीं है। सामाजिक न्याय की वैचारिकी कहती है कि इस देश के 85% बहुजनों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदाओं और महिलाओं को सावित्रीबाई फूले को ज्ञान के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। उनकी कविताओं का संग्रह, पहला संग्रह काव्य फूले के नाम से 1854 में प्रकाशित हुआ जब वो महज 23 साल की थी, और दूसरा कविता संग्रह 52 कशी सुबोध रत्नाकर के नाम से 1891 में आया। उनके 3 पत्र हैं जो उन्होंने ज्योतिबा फूले को लिखे, जिनकी बहुत चर्चा होती है। उन्हीं पत्रों में से एक पत्र है जिनमें उन्होंने फातिमा शेख का जिक्र किया है। वह फातिमा शेख जो सावित्रीबाई फूले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा, आत्मसम्मान व वजूद के समग्र संघर्ष में साथ खड़ी होती हैं। मगर विडंबना देखिए कि सावित्रीबाई फूले का कुछ तो स्रोत मिलता है, फातिमा शेख के बारे में तो हमारे पास बुनियादी दस्तावेज भी नहीं है।
कौन पूछेगा फातिमा शेख को? कौन शोध करेगा सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख पर? ये 21वीं सदी के थोड़े से युवा इस पर काम कर रहे हैं, मगर राष्ट्र नायक बनाने की जो जगह थी वहां तक इनको क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? अपने पत्र में फातिमा शेख का जिक्र करते हुए सावित्रीबाई फुले लिखती हैं कि मैं जानती हूं कि मेरे पूरे में न होने के कारण फातिमा शेख पर काम का बोझ बढ़ गया होगा। उसे ये सब काम संभालने में तकलीफ हो रही होगी, परंतु फातिमा शेख काम करने में कभी नानुकुर नहीं करती। इस बात की खुशी है और विश्वास है कि वो काम ठीक से संभाल लेगी। आखिर में सावित्रीबाई फुले के भाषणों का संकलन है, जिन भाषणों को करीब से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वह भाषण सावित्रीबाई फुले की चिंतक, विचारक व दार्शनिक शख्सियत को आपके सामने रूबरू करते हैं। छात्राओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने संगीत नाटिका भी तैयार की थी, जिसमें 25 छात्राओं का समूह हुआ करता था, जो ग्रुप डिस्कशन से लेकर के सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों को अपने ढंग से, रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का काम करता था। 1897 में पुणे में प्लेग रूपी एक महामारी फैलती है और उस महामारी में सावित्रीबाई फुले दिन रात प्लेग के शिकार लोगों की सेवा में लग जाती हैं। पीड़ित गरीब बच्चों के लिए अलग कैंप लगाया, महिलाओं के लिए अलग कैंप लगाया और लगातार प्लेग के शिकार लोगों की सेवा करते करते वह खुद प्लेग से संक्रमित हो जाती हैं और 10 मार्च 1897 को 9 बजे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का निधन हो जाता है। यानी आखिरी लम्हे तक वह मनुष्यता, प्रेम, सद्भाव व आत्मसम्मान के लिए लड़ती रहती हैं और जाते जाते इस देश में यह सबक सिखा जाती हैं कि अब आने वाले वक्त में यह देश मुकम्मल तब बनेगा जब आधुनिक महिलाएं सावित्रीबाई फुले के नक्शे कदम पर चलेंगी। आज सावित्रीबाई फुले होती तो इस बात का अफसोस करती कि 150 साल पहले जलाई गई उनकी क्रांति ज्योति कितनी मध्यम पड़ती जा रही है। आज शिक्षा का वह स्तर बन गया है कि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और अब आपके पैसे जेब में कितने हैं, आप किस जाति के आते हैं, कहां आप किस क्षेत्र से आते हैं, इन सब से फर्क पड़ता है कि आपको तालीम यानी शिक्षा कैसे मिलेगी। सावित्रीबाई फुले आज होती तो नई शिक्षा नीति के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में बेचे जाने के खिलाफ खड़ी होती। सावित्रीबाई फुले आज होती तो स्त्री विमर्श के वर्तमान स्वरूप को देखकर चिंतित होती और कहती कि महिला पहचान के भीतर जो जाति के नाम पर शोषित, वंचित, दमित तबके की महिलाएं हैं, उनको आपने अलग से क्यों नहीं रेखांकित किया। सावित्रीबाई फुले आज होती तो यह देखकर अफसोस होता उन्हें कि आप 33% महिला आरक्षण को इसलिए पास नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें कोटा विदिन कोटा की मांग कर दी गई थी, और जबकि कोटा विदिन कोटा की मांग करने वाले नेताओं ने यह बात कही कि आप 33% को बढ़ाकर आरक्षण 66% कर दीजिए, मगर कोटा विदिन कोटा रखिए ताकि हर तबके की महिलाओं को प्रतिनिधित्व व हिस्सेदारी मिले। सावित्रीबाई फुले आज होती तो महिलाओं के वजूद के साथ खड़े होकर के, महिलाओं की अपनी शख्सियत के साथ खड़े होकर, उनके आर्थिक संसाधनों को, उनकी शिक्षा को, उनके आत्मसम्मान को सबसे प्रमुख सवाल बनाकर नए भारत के सामने एक तस्वीर पेश करती जिस पर नया भारत मुकम्मल रूप से बन पा रहा होता। अगर आप इस बातचीत को सुन रहे हैं तो अपने घर की लड़कियों को पढ़ाने के लिए सब कुछ आपको करना चाहिए। आप मंदिर के नाम पर चंदा देने की बजाय अपने घर की लड़की के ऊपर शिक्षा देने के लिए सब कुछ खर्च करिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो तर्क, विज्ञान व विवेक से संपन्न हो सके। जाते जाते सावित्रीबाई फुले की एक कविता जागो विद्या पाओ। जागो जागो शूद्र भाई बहनों, नींद से जागो, थोपी हुई गुलामी को उतार फेंकने डट कर खड़े हो जाओ। जागो, देखो तुम पर प्रतिबंध लगाने वाले मर खप गए मक्कार मनु पेशवा। मनु ने प्रतिबंधित की थी तुम्हारी शिक्षा, अन्याय भरा पेशवाई राज्य नष्ट हुआ। आ पहुंची अंग्रेजी ज्ञानी सत्ता, अंग्रेजी सत्ता। बाल बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, शिक्षा पाकर ज्ञान बढ़ाएं, नीति धर्म का पाठ पढ़ाएं। चलो दृढ़ निश्चय लेकर उठ खड़े हो जाएं, संकल्प ने
संघर्ष करें, घृणा भावहीनता को त्याग कर चैतन्य हो संघर्ष करें। आओ ले बलियाज में संकल्प, हम सभी शूद्रों को मिले विद्या, पाएं प्रसिद्धि निष्कंटक, खुशियों की बहार मुस्कुराए, अपने लक्ष्य को हासिल करने में ब्राह्मणों का न कोई अड़ंगा अब आए, षड्यंत्रकारी प्रतिबंधों की बेड़ियों को तोड़ डालें, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें, शिक्षा हेतु लें दृढ़ संकल्प, जागरूक हो उठें, खड़े हो जाएं हर बाधा के सामने सीना तान कर। सरस्वती को माता और विद्या की देवी बनाकर पूजने की बजाय उन वैचारिक पुरोधाओं तक जाइए जिन्होंने आपके बच्चों को शिक्षा देने के रास्ते बनाए। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक व शेयर करिए। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।